चलिए जी, हम लोग आज मृदा पढ़ेंगे, ठीक है। मृदा, मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बताइए, मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? नहीं पता सर। हाँ देखिए, मृदा शब्द की उत्पत्ति जो है लेटिन भाषा के शब्द सोलम से हुआ है। सोलम, ठीक है। सोलम का अर्थ होता है फर्श, ठीक है। सोलम का अर्थ होता है फर्श। और बकमैन एवं ब्रैडी के अनुसार मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अपक्षयित खनिज पदार्थों तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से प्रोफाइल के रूप में संश्लेषित होता है। ये पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढकती है तथा जल एवं वायु की उपयुक्त मात्रा को मिलाने पर पौधों को यांत्रिक आधार पर तथा आंशिक जीविका प्रदान करती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि मृदा जो है ना, ये लेटिन शब्द से बना हुआ है सोलम, और सोलम का अर्थ होता है फर्श, ठीक है। यहाँ पर दो भूगोलविद का नाम आता है, बकमैन एवं ब्रैडी, ठीक है। इन्होंने कहा है इसके बारे में कि मृदा प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अपक्षयित खनिज पदार्थों और कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से प्रोफाइल के रूप में संश्लेषित होता है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ यही होता है, ठीक है। मृदा सॉइल अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। जी सर। जब हम मृदा की बात करेंगे तो मृदा मुख्यतः दो प्रकार का होता है, ठीक है। दो प्रकार का मृदा होता है। ऊपरी मृदा होता है, इसको टॉप सॉइल कहते हैं, और एक और मृदा होता है उसको सब सॉइल कहते हैं, ठीक है। दो तरह का मृदा होता है, ऊपरी मृदा और अवमृदा। अब जब हम ऊपरी मृदा की बात करेंगे तो ऊपरी वाला कौन सा हो जाएगा, बताइए तो। ऊपरी मृदा कौन सा मृदा होगा? ऊपरी मृदा ऊपर वाला होगा ना, जी सर, ठीक है। ऊपर में हाँ, पृथ्वी के ऊपर। तो ऊपर वाला होगा। तो मृदा का बाहरी परत ऊपरी मृदा कहलाता है। कृषि कार्य के लिए ऊपरी मृदा ही सर्वाधिक उपयुक्त होता है। जहां पर हम रह रहे हैं, ठीक है, जहां पर कृषि होता है, इसी को ऊपरी मृदा करते हैं, टॉप सॉइल, ठीक है। क्योंकि इसमें ही सभी पादप पोषक तत्व हो गया, जल हो गया, वायु पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है, ठीक है। ये अगर हम समुद्र की बात करेंगे तो वही टॉप लेयर पर ही होगा। अगर समुद्र के नीचे जाइएगा तो कहीं ना कहीं मिट्टी का आवरण आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। आएगा सर। हाँ, तो वही बात है, ठीक है। तो इसी टॉप सॉयल पर कृषि भी होता है, हम लोग रह भी रहे हैं, जल है, वायु है, सब कुछ यहीं पर है। मृदा की उर्वरता को यथावत बनाए रखने में सहायक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भूजीव भी अपेक्षाकृत ऊपरी मृदा में ही अधिक सक्रिय होते हैं। जितना भी आप देख रहे हैं, ठीक है, चाहे वो एनिमल हो चाहे बर्ड हो, सब इस ऊपरी मृदा में ही ज्यादा से ज्यादा रह रहे हैं, ठीक है। तो ऊपरी मृदा को अंग्रेजी में टॉप सॉइल कहा जाता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो इसका भाग है मृदा का, अवमृदा कहा जाता है। अवमृदा, इसको अंग्रेजी में सब सॉइल कहते हैं, ठीक है। मृदा का यह निचला परत जो है अवमृदा कहलाता है। इसमें आवश्यक पादप पोषक तत्व और भूजीव बहुत ही कम मौजूद होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि पोषक तत्व और भूजीव इसमें कम मौजूद होगा, क्योंकि आप देखिए ज्यादा से ज्यादा जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो है, अगर प्लांट है या फिर कोई मृत शरीर है, पशु का है या मनुष्य का जो भी है, वो कौन से लेयर में आ जाएगा बताइए तो? किस मृदा में आ जाएगा? ऊपरी मृदा में आएगा ना, हाँ, टॉप ठीक है। सोइल में। हाँ, टॉप टॉप सॉइल में आ जाएगा, ठीक है। तो टॉप सॉइल जो है ना, अपेक्षाकृत क्या है, ये ज्यादा उपजाऊ है, ठीक है, इसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा है, ठीक है। लेकिन जो हम अवमृदा की बात करेंगे, जो इसका निचला परत है, यह इसमें आवश्यक जो पोषक तत्व है ना, इसकी कमी है, ठीक है, और भूजीव की कमी है, याद रखना। तो क्वेश्चन सीधे सीधे यही आएगा कि मृदा का कौन सा भाग जो है ज्यादा उपजाऊ है, तो ऊपरी मृदा लिखना है, ठीक है। ऊपरी मृदा टॉप सॉइल, और मृदा जो है ये कम उपजाऊ है, ठीक है। ठीक है सर। चलिए आगे चलते हैं। मृदा उर्वरता, सॉयल फर्टिलिटी की जब हम बात करते हैं
तो मृदा द्वारा पौधों को उनके सभी आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्य अवस्था में उपलब्ध कराने की क्षमता को मृदा उर्वरता कहते हैं। ठीक है, तो मृदा उर्वर कब बनेगा, फर्टिलाइज्ड सॉइल कब बनेगा, जब उसमें सब जो पोषक तत्व मिलेंगे। ठीक है, एनपीके आप देखते हैं ना, खाद जब हम लोग लेने जाते हैं तो एनपीके लिखा रहता है ना, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम। ठीक है ना। पोटेशियम। हाँ, तो इस तीन जो तत्व है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी खाद में। तो जमीन के लिए जो उपयोगी पोषक तत्व है वो सब कुछ अगर जमीन को मिल जाता है तो मृदा उर्वर कहलाएगा। ठीक है, उसकी उर्वरता उसके पोषक तत्वों पर डिपेंड करेगा। कितना जमीन में आप देखते हैं गांव घर का ही जमीन होता है तो कितना जमीन में बहुत ज्यादा उपज हो जाता है, छोटा सा भाग में ही बहुत ज्यादा उपज हो जाता है, जबकि कितना कितना बड़ा बड़ा जो खेत रहता है उसमें भी उपज नहीं हो पाता है। तो ये सब इसका कारण है मृदा उर्वरता का। इज दैट क्लियर टू यू? यस ठीक सर। है। हाँ, चलते हैं अब आगे। अब मृदा जल में आएंगे, सॉयल वाटर। मृदा में उपस्थित जल को मृदा जल कहा जाता है। ठीक है, बारिश होता है तो कहीं ना कहीं बारिश का पानी मृदा में ही तो जाता है और मृदा के थ्रू ही जमीन में जाता है। ठीक है, तो मृदा में अगर एनी टाइम मान लीजिए इस समय कितना जल मौजूद है, उसी जल को मृदा जल कहा जाता है। मृदा जल भी तीन प्रकार के होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, आर्द्रता ग्राही जल होता है, गुरुत्वाकर्षण जल होता है और कोशिकीय जल होता है। फिर हम दोहरा रहे हैं, मृदा जल तीन तरह के होते हैं, आर्द्रता ग्राही जल होता है, गुरुत्वाकर्षण जल होता है और कोशिकीय जल होता है। ठीक है, आर्द्रता ग्राही जल तथा गुरुत्वाकर्षण जल पौधों को उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, ये आर्द्रता ग्राही जल और गुरुत्वाकर्षण जल पौधों को उपलब्ध नहीं होता है, जबकि कोशिका जल ही पौधों के काम आता है। कैपिलरी एक्शन देखते हैं ना, जल जी सर। अल्टीमेटली जो है ना प्लांट के ऊपर भाग में कैसे पहुंचता है, कैपिलरी एक्शन के थ्रू पहुंचता है, जो जड़ होता है। ठीक है, जड़ के थ्रू कैपिलरी एक्शन होगा, ऊपर जाएगा। तो इसीलिए ये जो कोशिका जल है ना, कोशिका जल, कोशिकीय जल, यही पौधे के काम आता है, क्योंकि कैपिलरी एक्शन इसी जल में होता है। ठीक है, बाकी का जो जल है, आर्द्रता ग्राही जल हो गया, गुरुत्वाकर्षण जल हो गया, ये पौधों के काम नहीं आता है। ठीक है, तो मैं अभी मृदा बताया, मृदा के पार्ट बताया। ठीक है, मृदा की उर्वरता किसको कहते हैं, ठीक है, मृदा जल क्या होता है, मृदा जल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अम्लीय मृदा। ठीक है, आप अम्लीय मृदा बराबर नाम सुनते होंगे। जिस मृदा का पीएच मान 7 से अधिक होगा तो अम्लीय होगा, कि 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, जल्दी बताइए। कम होगा तब सर। बहुत सुंदर जवाब है। अगर मृदा का जो है पीएच मान 7 से कम होगा तो अम्लीय मृदा होगा, 7 से अधिक होगा तो क्या होगा, क्षारीय क्षारीय हो होगा। जाएगा। ठीक है, तो अम्लीय मृदा 7 से पीएच कम होगा, परंतु व्यवहारिक रूप से जिस मृदा का पीएच 5.5 या इससे कम होता है उसे अम्लीय माना जाता है। अगर 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा ही होगा, लेकिन उतना ज्यादा खतरा नहीं है। लेकिन 5 से नीचे, 5.5 से अगर नीचे आता है या 5.5 के रेशियो में आता है तो मृदा मतलब ज्यादा अम्लीय ही माना जाता है। ठीक है, अम्लीय मृदा में सुधार के लिए चूना पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सुधार के लिए अगर चूना पत्थर हम ऐड करेंगे मृदा में तो क्या होगा, उसकी अम्लीयता कम हो जाएगी और क्षारीयता बढ़ जाएगी। ठीक है, जी सर। अब एक आता है ये अम्लीय मृदा हो गया। ठीक है, तो 5.5 से नीचे अगर आता है पीएच मान तो ज्यादा ही अम्लीय माना जाएगा। ठीक है, और अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन आता है, किसका प्रयोग किया जाता है, अभी हम बताए हैं। चूना का। हाँ, बहुत चूना बढ़िया, से, चूना का चूना ना। प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, चूना का प्रयोग करेंगे तो उसकी जो है अम्लीयता दूर हो जाएगी। अब अगला जो है लवणीय मृदा। लवणीय मृदा को अंग्रेजी में सेलाइन सॉइल कहते हैं। ठीक है, सेलाइन वाटर कहते हैं लवणीय जल। ठीक है, और सेलाइन सॉइल लवणीय मृदा, जिस मृदा में घुलनशील लवण की सांद्रता विषैले स्तर तक मौजूद हो, यानी जिस मृदा के लिए विद्युत चालकता 4.0 हो। देखिए, जिस मृदा में मतलब सांद्रता, एक लवण की मात्रा होती है
कि इतना मात्रा तक चल जाएगा, लेकिन उससे ऊपर अगर लवणीय मृदा हो जाता है तो किसी काम का नहीं रहता है। ठीक है, और उसी को लवणीय मृदा कहते हैं। ठीक है, और लवणीय मृदा की विद्युत चालकता कितनी होती है? 4.0। ठीक है, 4.0 विद्युत चालकता होती है, जिसमें स्थानापन्न सोडियम 15% से कम और पीएच मान इसका 8.5 से कम हो तो वह लवणीय मृदा कहलाती है। ठीक है, दो कंडीशन यहाँ पर है। देखिए, ऐसा ही सेम टू सेम डिटो क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है और यूपीएससी भी पूछता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लवणीय मृदा की कंडीशंस क्या है। पहली बात तो इसमें लवण की सांद्रता जो है ना विषैले स्तर से अधिक होगा, विद्युत चालकता 4.0 होगा। ठीक है, सोडियम की मात्रा 15% से कम होगा और पीएच मान इसका 8.5 से कम होगा। ठीक है, तब ये लवणीय मृदा मानी जाएगी। घुलनशील लवणों में अधिकतर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट होते हैं। ठीक है ना, तो ये लवणीय मृदा का खासियत है, इसमें सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड के और सल्फेट होगा। ठीक है, तो ये मृदा जब हम पढ़ रहे हैं तो मृदा के टाइप्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम अम्लीय मृदा पढ़ लिए, लवणीय मृदा पढ़ लिए, अब हम आते हैं क्षारीय मृदा पे। ठीक है, क्षारीय मृदा किसको कहते हैं? इसको अंग्रेजी में अल्कलिन सोयल कहते हैं। ठीक है, अल्कलिन सोयल अंग्रेजी वर्ड जो है ना ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन अंग्रेजी वर्ड भी डाल देता है। ठीक है, तो क्षारीय मृदा अल्कलिन सोयल कहा जाता है। वे मृदाएं जिनमें 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर मृदा के संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता 4 डीएस पर एम से कम होती है, स्थानापन्न या विनिमय सोडियम 15% से अधिक पाया जाता है तथा पीएच मान जो है 8.5 से 10.0 तक होता है, क्षारीय मृदा कहलाती है। देखिए कितना कंडीशन बता दिया। वे मृदा जिनमें 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर मृदा के संतृप्त निष्कर्ष की इसका विद्युत चालकता 4 डीएस बाटे मीटर होगा। ठीक है, 4 डीएस बाटे मीटर से कम होगा इसका। ठीक है, ये क्षारीय मृदा। स्थानापन्न या विनिमय सोडियम 15% से अधिक होगा। ठीक है, अभी हम बताए थे लवणीय मृदा में सोडियम की मात्रा 15% से कम बताए थे ना। जी सर। ठीक है, और इसमें क्या है, क्षारीय मृदा में सोडियम का प्रतिशत जो है ना 15% से अधिक है। दोनों में अंतर स्पष्ट है। ठीक है, लवणीय मृदा में सोडियम की मात्रा 15% से कम है, जबकि क्षारीय मृदा में सोडियम की मात्रा 15% से अधिक है। उसके बाद हम बताए थे आपको कि पीएच मान लवणीय मृदा में 8.5 से कम है। ठीक है, और यहाँ पर क्षारीय मृदा में पीएच का मान जो है 8.5 से 10.0 तक होता है, मतलब 8 से 8.5 से ज्यादा है। ठीक है, 8.5 से ज्यादा है क्षारीय मृदा में पीएच का मान, जबकि लवणीय मृदा में पीएच का मान 8.5 से कम है। ठीक है, तो इसको कहेंगे क्षारीय मृदा। भारत में लगभग 71 लाख हेक्टेयर भूमि ऊसर है। ठीक है, अब ऊसर भूमि क्या होता है? सर्वाधिक ऊसर भूमि का विस्तार जो है उत्तर प्रदेश में है। 12 से 13 लाख हेक्टेयर भूमि जो है ना ये उत्तर प्रदेश में क्या है? ऊसर भूमि है। ठीक है, ऊसर भूमि समझते हैं ना? उपजाऊ भूमि। ना 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 ना, ये हमको लगता है ऊसर भूमि उपजाऊ भूमि यहाँ पे क्षारीय में दिया है ना। क्षारीय में इसको डाला है तो हमको लगता है एक बार देखना पड़ेगा, अंग्रेजी नाम नहीं दिया इसका, ऊसर भूमि। ठीक है ना, इतना ध्यान रखिए कि भारत में 71 लाख हेक्टेयर भूमि ऊसर है और यूपी में ही 12 से 13 लाख हेक्टेयर भूमि ऊसर भूमि है। ठीक है, तो कितना प्रकार का मृदा आपको पढ़ा है? एक तो मृदा पढ़ा है हम, एक मृदा प्रकार। जल वाला। ठीक है, सॉयल वाटर पढ़ा है, अम्लीय मृदा एसिडिक सॉयल हो गया, लवणीय मृदा पढ़ा है, क्षारीय मृदा पढ़ा है। ठीक है, अब मृदा अपरदन पढ़ाएंगे, सॉयल इरोजन। ठीक है, ये मृदा का टाइप्स पढ़ा है। ठीक है ना, जी। हाँ, ये मृदा का जो है टाइप्स था। ठीक है, उर्वरता के हिसाब से था ये। ठीक है, उर्वरता के हिसाब से ये था। ठीक है, समझ रहे हैं ना? हम्म। हाँ, फर्टिलिटी के हिसाब से। अब जो हम पढ़ा रहे हैं सॉयल इरोजन पढ़ाएंगे, मृदा अपरदन।
जल और वायु के साथ मृदा के कटाव, बहाव अथवा उड़ने के ढंग को मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, मृदा की ऊपरी सतह जिसमें पोषक तत्व मौजूद रहते हैं कि कट जाने से भूमि की उर्वरता में कमी आती है। मृदा अपरदन पर वर्षा, भूमि की ढाल, किस्म, वनस्पति जुताई और फसलों का अभाव, ढाल पर जुताई तथा पशुओं द्वारा चराई का सीधा प्रभाव पड़ता है। मृदा अपरदन को मृगा की रेंगती मृत्यु कहा जाता है। देखिए, टेक्निकल वर्ड लिखा है, मृदा अपरदन को मृदा की रेंगती मृत्यु कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल होता है, जो मृदा उपजाऊ होता है, जिसमें सबसे ज्यादा पोषक तत्व होता है, मान लीजिए बाढ़ आएगा तो बाढ़ आएगा दहा करके ऊपरी परत ले जाएगा ना मृदा का। जी सर। ठीक है, तो मृदा का जब ऊपरी परत ले जाएगा तो उसमें क्या होगा, उपजाऊ क्षमता मृदा का घट जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इसलिए मृदा अपरदन को मृदा की रेंगती मृत्यु कहा जाता है। मतलब एक प्रकार से मृत हो गया मृदा। ठीक है, हमें तो मृदा उपजाऊ चाहिए। आप बताइए, जो मृदा खेती के लिए कौन सा मृदा चाहिए? उपजाऊ मृदा चाहिए कि नहीं चाहिए? जी। ठीक है, अगर मृदा उपजाऊ नहीं है तो हमारे लिए किसी काम की नहीं। वहां आप घर बनाइए, कोई फर्म बनाइए, कोई स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, ठीक है, वो सब तो बन जाएगा। लेकिन जब हम फसल उत्पादन की बात करेंगे तो वहां पर केवल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल देखा जाता है। ठीक है, तो याद रखना, मृदा अपरदन को मृदा की रेंगती मृत्यु कहा जाता है। ठीक है, आगे हम आते हैं सॉइल संरक्षण पर। ठीक है, ये मृदा अपरदन था। सॉइल संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन होता है मृदा को विभिन्न क्षरण शक्तियों द्वारा कटने बहने से बचाने के लिए और उसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो मृदा अपरदन में बता दिया, बाढ़ आया, कोई भी कारणवश अगर ऊपरी लेयर चली जाती है उसकी दह करके, तो मृदा अपरदन हो गया। ठीक है, मृदा अपरदन को रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ उपाय तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, हाँ लेकिन हाँ। क्योंकि खेती तो करना है, तो अगर हम जो उपाय करेंगे उसी को मृदा संरक्षण कहा जाता है। ठीक है, और मृदा संरक्षण के बहुत ज्यादा उपाय हो सकते हैं। ठीक है, वन बाय वन हम इन उपायों को देखेंगे। ठीक है, इसमें पहला जो आता है, अच्छी घास भूमि को ढक लेती है तथा इसकी जड़ें मिट्टी को जकड़ कर अपरदन से बचाती है। ठीक है, अगर मृदा अपरदन को रोकना है तो सीधा सीधा हिसाब है, आप खेत में जो है ना ज्यादा से ज्यादा घास उगा दीजिए। ठीक है, अगर घास उगाइएगा तो उससे फायदा क्या होगा, मृदा का जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको ढक लेगा। अगर बारिश पड़ेगा, चाहे कुछ बाढ़ आए कुछ भी आए, तो क्या होगा, मिट्टी दहेगा नहीं उससे। आप देखते हैं खेत में भी देखते हैं, कहीं भी देखिए, घास अगर ज्यादा होगा तो मृदा दह के नहीं ना जाएगा, जाएगा? नहीं नहीं जाएगा। सर। ठीक है, तो हम्म। वही बात है। अब देखिए, आदमी कपड़ा पहनता है तो डायरेक्ट सनलाइट तो शरीर में नहीं प्रवेश करता है ना, कपड़ा रोक लेता है। तो वही बात है, अगर घास लगा दिया जाएगा तो मृदा के जो ऊपरी परत है उसको ढक लेगा। तो ये भी मृदा संरक्षण का एक उपाय है। दूसरा, जब हम उपाय की बात करेंगे, वृक्षारोपण से वर्षा जल की बूंदे सीधी भूमि पर नहीं पड़ती और मृदा अपरदन को रोकती है। इसी प्रकार हवा भी जमीन की सतह पर कम हानि कर पाती है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण कीजिए। ठीक है, वृक्षारोपण करिएगा तो अल्टीमेटली आप देखते हैं, जो अगर पेड़ लगाइएगा तो उसका जड़ कहाँ तक जाएगा, अंदर तक जाता है। ठीक है, तो वृक्षारोपण भी मृदा अपरदन को बचाने का एक उत्तम तरीका है। ठीक है, तो घास लगाना है, वृक्षारोपण करना है। तीसरा, इसमें जो है मेड़ बनाकर वर्षा से होने वाले मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ठीक है, मेड़ बनाना, बांध बनाना, ठीक है, छोटा छोटा मेड़ बनाइए। करहा हम लोग जो कहते हैं ना, छोटा छोटा देखते हैं ना, जमीन सॉरी, हम्म। आहर पोखर से एक करहा जाता है ना, पतला सा, खेत में पहुंचाने के लिए हाँ। पानी, तो वही कह रहा है, मेड़ बनाना जरूरी है। ठीक है, अपना खेत को आकार दीजिए, चारों तरफ आर बनाइए। तो ये सब बात है, ये भी मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है। चौथा बात इसमें करेंगे, भूमि को समतल बनाकर जल प्रवाह को रोकने से मृदा अपरदन नहीं हो पाता है। ठीक है,
तो भूमि को समतल बनाइए और जल प्रवाह को रोकिए, इससे भी मृदा अपरदन रुकेगा। भूमि के विभिन्न, पांचवा जो है इसमें, भूमि के विभिन्न ऊंचाई वाले भागों को एक साथ करके खेती करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पांचवा बात है भूमि के विभिन्न ऊंचाई वाले भाग, ठीक है, उसको एक साथ कीजिए और फिर खेती कीजिए, ये पर्वतीय भाग के लिए कह रहा है। छठा जो पॉइंट है यहाँ पर, पौधों की पंक्तियां भूमि की ढाल के विपरीत हो तथा वायु की दिशा के विपरीत हो। ठीक है, पौधों की जो पंक्तियां बनाइएगा तो ये ढाल के विपरीत हो। ठीक है, जिस जिस एंगल में अगर ढाल है, जिस डायरेक्शन में ढाल है, तो बारिश पड़ेगा तो वो तो उड़ा के ले जाएगा। ठीक है, और वायु की दिशा के भी विपरीत हो। ठीक है, तो ये भी, इससे भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। सातवां इसमें जो तरीका है, खेत से अतिरिक्त पानी की इस प्रकार निकाल किया जाए उससे कटाव न्यूनतम हो। ठीक है, तो पानी का आप इस प्रकार से निकाल कीजिए कि पानी के साथ मृदा ना जाए। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो मृदा को हमको रोकना है। कुल मिलाकर के मृदा दह करके ना जाए, नदी में ना जाए, आहार में ना जाए, पोखर में ना जाए। और ये मृदा दह करके जाता है अल्टीमेटली कहाँ चला जाता है? आप देखते हैं समुद्र में जाता है। ठीक है, प्रति वर्ष जो है ब्रह्मपुत्रा नदी है, पता नहीं कितना टन जो है मलबा लेकर के आती है। क्या होता है? मृदा ही होता है। ठीक है, अगला जो इसमें तरीका है, आठवां, ढालू जमीन पर सीढ़ीनामा खेत बनाकर जल प्रवाह को रोका जा सकता है। ठीक है, तो सीढ़ीनुमा खेती जो है ना, ये भी मृदा अपरदन को रोकता है और ये पहाड़ी क्षेत्र में कारगर साबित हुआ है। ठीक है, तो ये जल प्रवाह को भी रोकेगा और जल रुकेगा तो साथ में मृदा भी रुक जाएगा। नौवा जो बात है, पशु चारण को नियंत्रित कर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। देखिए यहाँ पर बात कहा है पशु चारण को नियंत्रित करना है, मतलब ये कि पशु अगर खेत में चरते हैं, ठीक है, तो घास अल्टीमेटली कम ही होगा ना, पशु चरेगा तो। हालांकि हमको लगता है ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि पशु चारण भी कहीं ना कहीं जरूरी है। ठीक है, पशु अगर घास नहीं चरेगा तो मर जाएगा ना। समझ में आ रहा है? हाँ, तो पशु चारण कहने का मतलब इनका यही होगा कि पशु चारण से मृदा अपरदन होता है। अगर पशु चारण को हम रोकेंगे तो मृदा अपरदन रुक जाएगा। ठीक है, दसवां इसमें उपाय है, फसल चक्र पद्धति अपनाकर मृदा को ह्रास होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, फसल चक्र पद्धति मतलब ये हुआ कि किसी एक फसल को एक बार में नहीं लगाना है। एक बार में एक लगेगा, दूसरा बार में दूसरा लगाइए। तो बदल बदल के क्रॉप लगाया जाता है ना। गर्मी के आप देखते हैं उसमें जो है, ठंडी के दिन में गेहूं लगाया जाता है, मटर अभी सरसों तो ये सब आ गया। ठीक है, रबी का फसल। ठीक है, उसके बाद जो है और कौन खरीफ कौन सा फसल है, रबी है, खरीफ है। खरीफ ठीक है, जायद फसलें हैं। तो यही कह रहा है, फसल चक्र पद्धति को अपनाया जाएगा मृदा अपरदन को रोकने के लिए। 11वां इसमें है, स्थानांतरित कृषि को रोककर मृदा अपरदन पर नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, स्थानांतरित कृषि को रोकना है कह रहा है। ठीक है, आपको मैंने पढ़ाया था इससे पहले वाला, अगर आप क्लास नहीं अटेंड किए हैं तो आप जो हैं उसमें देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। ठीक है, उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाए हैं। स्थानांतरित कृषि क्या होता है, जीविका कृषि क्या होता है, गहन कृषि क्या होता है, विस्तृत कृषि क्या होता है, सब पढ़ाए हैं। ठीक है, तो स्थानांतरित कृषि का मतलब कि एक स्थान को चेंज करके दूसरा स्थान पर, हमेशा ये आदिवासी लोग करते हैं। ठीक है, स्थान को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो ये है, अगर स्थानांतरित कृषि को रोका जाएगा तो मृदा अपरदन ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्थानांतरित कृषि में स्थान को बदल बदल के खेती करना होता है, और जहां पर ये जाते हैं जंगल होता है उसका सफाया कर देते हैं। ठीक है, अगर स्थानांतरित कृषि नहीं करेंगे ये, तो जंगल का सफाया भी रुकेगा और मृदा अपरदन रुकेगा। ठीक है, 12वां इसमें बात आता है, कृषित भूमि को कम से कम समय के लिए परती रखने से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ठीक है, आप खेत में देखते होंगे, गांव घर में भी परती जमीन रख देता है, बोलते हैं ना कि ये क्या है, जमीन है तो परती है। तो परती जमीन इसलिए रखा जाता है ताकि उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ जाए। ठीक है, और मृदा अपरदन को रोका जा सके। ठीक है, तो ये 12 उपाय हैं जो मृदा संरक्षण को रोका जा सकता है इन 12 उपाय से। ठीक है, क्लियर हो गया? तो हाँ ये सर। हम बताए थे कि मृदा अपरदन क्या है
और मृदा संरक्षण कैसे किया जा सकता है। मृदा संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम चलेंगे मृदा जीव, सॉयल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सॉयल ऑर्गेनिज्म में आएंगे कुछ जो है जमीन को मदद करते हैं, कुछ जमीन को जो है तो वही सब इसमें पढ़ेंगे। ठीक है ना, उसमें देखते हैं ना आप, अर्थवर्म हो गया, ठीक है, ये सब। मृदा में पादप व जंतुओं के रूप में अनेक सूक्ष्म व बड़े क्रियाशील प्राणी पाए जाते हैं। ठीक है, सूक्ष्म पादपों में जीवाणु हो गया, कवक हो गया, शैवाल आदि पाए जाते हैं। ये सब जमीन में पाया जाता है। ठीक है ना, इसमें क्या क्या है, जीवाणु, अलगी, बैक्टीरिया, फंगी, सब कुछ पाया जाता है। जबकि बड़े जीवों के रूप में अगर हम देखेंगे तो कृमि हो गया, कृमि, ठीक है, कृमि हो गया, कीट हो गया, चूहा हो गया, निमेटोड्स हो गया, ये सब जमीन में पाया जाता है। केचुआ पाया जाता है, और केचुआ तो जमीन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है, केचुआ को क्या कहा जाता है, किसानों का मित्र कहा जाता है ना। हाँ, किसान ठीक है, मित्र। हाँ, किसानों का मित्र केचुआ को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि केचुआ क्या करता है, जमीन को जो है ना मुलायम कर देता है। मिट्टी उलट पलट करता है ना, नीचे वाला मिट्टी ऊपर करता है और ऊपर वाला नीचे करता है, खा खा के। हाँ, हाँ, तो जमीन को मुलायम कर देता है। ठीक है, और इसको प्रकृति का हलवाहा भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की आंत भी कहा जाता है, पृथ्वी उर्वरता का बैरोमीटर भी कहा जाता है। तो सोचिए इसका, केचुआ का कितना नाम दिया है। पहला बात, किसानों का मित्र इसको कहा जाता है, प्रकृति का हलवाहा भी कहा जाता है, नेचर्स प्लाउमैन कहा जाता है, पृथ्वी की आंत, इंटेस्टिन ऑफ अर्थ कहा जाता है, मृदा उर्वरता का बैरोमीटर, बैरोमीटर ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, इन सब नाम से केचुआ को संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो ये मृदा के जीव हैं, कवक, शैवाल, जीवाणु, ये सब केचुआ हो गया, कृमि हो गया, कीट हो गया, चूहा हो गया। चूहा भी आप देखते हैं, चूहा भी वही काम करता है। ठीक है, जमीन को मुलायम करने का ही काम करता है चूहा भी। ठीक है, और निमेटोड्स ये हो गया। अब हम आएंगे भू परिष्करण पर। ठीक है, भू परिष्करण, टाइलेज अंग्रेजी में इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, टाइलेज टाइलेज। कहते हैं। ठीक है, अंशुका, अनुष्का यादव जी, समझ में आ रहा है, अनुष्का यादव, चलिए कोई बात नहीं, चलिए, आयुष कुमार, समझ में आ रहा है ना। हाँ सर। हाँ, चलते हैं आगे। भू परिष्करण, टाइलेज, फसल उत्पादन के लिए यंत्रों के उपयोग द्वारा भूमि के तैयार करने की वह पद्धति जिसके परिणामतः भूमि में बीज बोने एवं पौधों की वृद्धि हेतु अनुकूल परिस्थितियां निर्मित होती है, भू परिष्करण कहलाता है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, फसल उत्पादन के लिए यंत्रों के उपयोग द्वारा भूमि के तैयार करने की वह पद्धति जिसके परिणामतः भूमि में बीज बोने एवं पौधों की वृद्धि हेतु अनुकूल परिस्थितियां निर्मित होती है, भू परिष्करण कहलाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत भूमि पर की जाने वाली ऐसी सभी क्रियाएं आती है जिससे मृदा की संरचना में परिवर्तन होता है। कृषि कार्य में भू परिष्करण के निम्नलिखित उपाय हैं। ठीक है, देखिए, भू परिष्करण का मतलब सीधे सीधे समझिए कि भूमि को तैयार करना। ठीक है, भूमि को तैयार करना। अब भूमि को हम तैयार करना है तो हल का जरूरत पड़ेगा, ट्रैक्टर का भी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जितना भी मतलब भूमि को तैयार करने के लिए काम किया जाता है, ठीक है, उसका खुदाई किया जाएगा, जुताई किया जाएगा, लेवलिंग किया जाता है। ठीक है, ये सब भू परिष्करण का ही हिस्सा है। इसी को भू भू परिष्करण कहते हैं, जमीन को तैयार करने की पद्धति। ठीक है, अब इसमें क्या है, भू परिष्करण के उद्देश्य क्या है, क्यों ऐसा किया जाता है, तो खर पतवार का नियंत्रण करना है, सीधा बात है। सोहनी देखते हैं ना, सोहनी किया जाता है ना, अभी चलेगा, धान का समय हम्म। है ना तो सोहनी होगा, तो अनवांटेड जो प्लांट होता है उसको निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें खरपतवार पर नियंत्रण किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात है मृदा में नमी का संरक्षण। ठीक है, मृदा में नमी का संरक्षण हो गया, मृदा में वायु संचार की व्यवस्था करना। ठीक है, वायु संचार की व्यवस्था के लिए भी जुताई किया जाता है। जुताई करेंगे तो जमीन में अंदर तक हवा जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, जाएगी सर। हाँ, कीटों और रोगों का नियंत्रण के लिए और मृदा में उर्वरक और खाद मिलाने के लिए ये सब भू परिष्करण किया जाता है, टाइलेज। इतना ध्यान रखिए कि भूमि को तैयार करने की पद्धति जो है ये भू परिष्करण
कहलाता है। और ये यूपीएससी में सीधे सीधे डिट्टो क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस बात को समझना है। ठीक है, अभी हम सॉयल का प्रकार आपको पढ़ाए थे। ठीक है, सॉयल के जो मृदा का पढ़ाए थे ना भाग, जो अम्लीय हाँ हाँ। मृदा है, ठीक है, लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा, ये सब पढ़ाए थे। अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको, भारत में कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती है, ये तो वर्ल्ड लेवल पर हो गया। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पर जो पढ़ाए थे अभी, अब हम भारत की मिट्टियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारत की मृदा को 8 मुख्य प्रकार में विभाजित किया गया है। ठीक है, 8 मुख्य भाग में भारत की भूमि को क्या किया गया है, बांटा गया है। जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, क्षारीय मृदा, दलदली मृदा, वनी मृदा। ठीक है, ये सब इसका प्रकार है। ठीक है, और ये किसने, देखिए यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा सीधे सीधे कि 8 मुख्य भूमि में भारत भूमि को विभाजित किया गया है, किसके द्वारा, तो भारतीय कृषि अनुसंधान समिति के द्वारा। ठीक है, भारतीय ये कृषि कृषि अनुसंधान केंद्र अनुसंधान, कहाँ है सर? लखनऊ में क्या? ये नई दिल्ली में है ना। ठीक है, नई नई दिल्ली दिल्ली में। में। हाँ, भारतीय कृषि अनुसंधान समिति के द्वारा 8 प्रकार में इसको बांटा गया है। लेकिन हम अभी जो है ना, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मृदा के 4 प्रमुख वर्ग हैं। ठीक है, ये 4 प्रमुख वर्ग हैं, किसके द्वारा, किसके उसमें, क्षेत्रीय विस्तार के स्तर पर। ठीक है, क्षेत्रीय स्तर पर, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो अलग अलग स्टेट का पढ़ने लगते हैं भूमि। ठीक है, बिहार की अलग पढ़ने लगते हैं, यूपी का, गुजरात का, महाराष्ट्र का। ठीक है, तो इसी प्रकार से कह रहा है मुख्यतः 4 वर्ग में इसको विभाजित किया गया है। जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा और लेटराइट मृदा, ऐसे 8 भाग में विभाजित किया गया है। ठीक है, अभी हम 4 वन बाई वन देखेंगे। ठीक है, काली मृदा, लाल मृदा और लेटराइट मृदा जो है ना, ये प्रायद्वीपीय भारत की मृदाएं हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में काली मृदा, लाल मृदा और लेटराइट मृदा। ठीक है, जबकि जलोढ़ मृदा का विस्तार जो है ना, मध्यवर्ती एवं तटीय मैदानी भूभाग में पाया जाता है। भारत की 80% भूमि इन्हीं 4 मृदाओं का विस्तार है। ठीक है, 4 मृदा ये जो हम बता रहे हैं ना, जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा, ये 4 मृदा से जो है ना, भारत का 80% भाग जो है ढका हुआ है। ठीक है, हम लोग के यहाँ भी जलोढ़ मृदा ही पाया जाता है। ठीक है, यूपी जितना नदी वाला जितना इलाका होगा वहां जलोढ़ मृदा पाया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, हरिओम चौहान? हाँ ठीक है, जी सर जी, समझ में आ रहा है बिल्कुल। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें पहला हम देखेंगे जलोढ़ मृदा, इसको अंग्रेजी में अलुवियल सॉइल कहते हैं, अलुवियल सॉइल। ठीक है, यह भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा है। इसका विस्तार मैदानी और तटीय भागों के लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, अगर हम भारत भूमि की समस्त स्थल की बात करेंगे तो 24% इसका हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, 24% हिस्सा पे जलोढ़ मृदा पाया जाता है। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा परसेंटेज है। मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ मृदा का आवरण नदियों द्वारा जमा की गई अवसादों से हुआ है। जितना भी नदी का इलाका देखिएगा ना, वहां पर ये जलोढ़ मृदा ही पाया जाएगा। ठीक है, नदी अवसाद लेकर के आता है, उसी के द्वारा इसका निर्माण होता है। जबकि तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री लहरों द्वारा निक्षेपित अवसादों से हुआ है। देखिए यहाँ पर एक बात, तटवर्ती क्षेत्र मतलब किसका बात कर रहा है, ये समुद्र का बात कर रहा है। ठीक है ना, तो समुद्र से जो लहरें चलती हैं, ये कुछ ना कुछ मृदा को छोड़ जाती हैं और उसके अवसाद द्वारा इसका निर्माण हुआ है जलोढ़ मृदा का। और नदी के क्षेत्र में नदियों द्वारा अवसाद ला करके। ठीक है, उत्तर भारत के विशाल मैदान की रचना जलोढ़ मृदा से हुई है। मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात में नर्मदा तापी नदियों की घाटियों में, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में महानदी की घाटी, आंध्र प्रदेश में गोदावरी की घाटी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश कृष्णा की घाटी, तमिलनाडु में कावेरी की घाटी में जलोढ़ मृदा पाया जाता है। डेल्टाई पाक जलोढ़ मृदा का ही एक उपवर्ग है। ठीक है, तो डेल्टा क्षेत्र में आप देखते हैं ना, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, विश्व का सबसे बहुत बड़ा डेल्टा है। ठीक है, तो ये भी जलोढ़ मृदा का ही हिस्सा है। ठीक है, और जहां पर भी नदी आप देखिएगा, चाहे किसी प्रदेश में हो, वहां पर जलोढ़ मृदा ही मिलेगा।
ठीक है, नदी वाले इलाके में। ठीक है, अब इसमें भी जलोढ़ मृदा में टाइप्स हैं। ठीक है, खादर बांगड़ आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगड़ कहा जाता है और नई जलोढ़ मृदा को खादर। ठीक है, याद रखना है। नई जलोढ़ निम्न क्षेत्र की मृदा होती है। नई जलोढ़ जो मृदा होगी ना, ये निम्न क्षेत्र की होगी और इनमें नमी बनाए रखने की क्षमता अधिक हुआ करती है। ठीक है, नई जलोढ़ में पुरानी जलोढ़ की तुलना में यह कहीं अधिक उपजाऊ है। तो बताइए हमको कि बांगड़ अधिक उपजाऊ होगा कि खादर होगा? बांगड़ बांगर होगा। बांगर खादर होगा। होगा, बांगर नहीं, खादर। ठीक है, बांगर तो पुराना हो गया ना और खादर नया वाला हो गया, तो नया वाला ज्यादा उपजाऊ होगा। ठीक है, पुरानी जलोढ़ की मृदा में तुलना में नया वाला ज्यादा उपजाऊ होता है। ठीक है, और उर्वरकों का प्रयोग कृषि कार्य के दौरान कम इसमें करना पड़ता है। जलोढ़ मृदा में जब बालू के कण और चिकनी मिट्टी मृतिका या चीका लगभग बराबर होती हैं तो उसे दोमट या दोरस कहा जाता है। ठीक है, दोमट मिट्टी नाम सुने हैं ना? ठीक हाँ है, सर, खेती उसी से होती है ना। हाँ, तो जलोढ़ मृदा में बालू के कण चिकनी मिट्टी अगर बराबर बराबर संख्या में होगा, बराबर बराबर, ठीक है, तो दोमट मिट्टी कहलाएगा। जलोढ़ मृदा में सामान्यतः नाइट्रोजन और जीवांश की कमी पाई जाती है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है जलोढ़ मृदा में, इसलिए आप देखते हैं धान गेहूं ये सब ज्यादा होता है, लेकिन अगर हम बात करेंगे मूंगफली ये सब नहीं हो पाता है। ठीक है, बहुत कम होता है मूंगफली क्योंकि इसमें मूंगफली नाइट्रोजन वगैरह चाहिए, ये नाइट्रोजनी दोमट फसल में है हो। ये सब। ठीक है, अतः उर्वरक बनाने के लिए इनमें नेत्रजनीय उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेत्रजनीय का मतलब होता है नाइट्रोजन वाले जो उर्वरक है, इसका प्रयोग करके इसका जो है ज्यादा से ज्यादा दाल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, धान गेहूं दलहन तिलहन कपास गन्ना आदि फसलों की खेती के लिए जलोढ़ मृदा उपयुक्त होता है। पश्चिम बंगाल एवं असम में जहाँ काफी वर्षा होती है वहाँ इन मृदाओं में जूट की खेती होती है। जूट का खेती पश्चिम बंगाल असम में ज्यादा होता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में जलोढ़ मृदा सभी प्रकार के फसलों की कृषि के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है और भारत के सबसे ज्यादा भूभाग पर ये पाया भी जाता है। ठीक है, लगभग 24% भूभाग पर जलोढ़ मृदा पाया जाता है। पहली बात आपको ध्यान रखना है, जितना भी नदी वाला क्षेत्र है वहाँ जलोढ़ मृदा पाया जाएगा और तटवर्ती क्षेत्र, ठीक है, वहां पर ये जलोढ़ मृदा पाया जाएगा। दूसरा जो मृदा है हमारा काली मृदा है। ठीक है, ब्लैक सॉइल अंग्रेजी में इसको कहते हैं। काली मृदा का स्थानीय नाम रेगुड़ मृदा, इसको रेगुड़ मृदा भी कहते हैं, कपासीय मृदा भी कहते हैं। ठीक है, कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होने के कारण मृदा वर्ग को काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। इस मृदा का काला रंग जो है ना, किस कारण होता है, कोई बताइए? काला रंग मृदा का किस प्रकार कारण होता है? काली मृदा का टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट। ठीक है, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मृदा का रंग काला होता है। ठीक है, एवं जीवांश के मिश्रण के कारण भारत में यह मृदा जो है लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मिलती है। यह मुख्य रूप से दक्षिणी भाग में ज्यादा मिलता है। आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु, गुजरात, दक्कन के पठार आदि क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। इस मृदा की जल धारण क्षमता बहुत अधिक होता है। याद रखना, भीगने पर यह चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, जिसमें मृदा के महीन कणों को अंदर प्रवेश करने का अवसर मिल जाता है। ठीक है, तो ये जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा इसका होता है। ठीक है, भीगने पर ये चिपचिप, देखिए यहाँ से क्वेश्चन उठाता है कि कौन सी मृदा है जो भीगने पर चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इसमें दरार पड़ जाता है, तो यही काली मृदा है। ठीक है, भीगने पर चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है। ठीक है, जिससे मृदा के महीन कणों को अंदर प्रवेश करने का अवसर मिल जाता है। जब दरार पड़ेगा तो सीधा बात है, वायु से आई हुई मृदा या जैसे भी वायु हो, पवन हो, ठीक है, या फिर जल हो, उसके द्वारा भी जाएगा तो सीधे दरार में चला जाएगा मृदा। ठीक है, जो कण होंगे, ये बात है। काली मृदा में फसलों की कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बहुत कम पड़ती है काली मृदा में सिंचाई की आवश्यकता, क्योंकि इसका जल धारण क्षमता बहुत ज्यादा होता है।
शुष्क कृषि के लिए उपयुक्त मृदा होती है, शुष्क कृषि के लिए उपयुक्त मृदा होती है। इसमें कैल्शियम, एल्युमिनियम, आयरन, पोटास आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बनिक पदार्थ अल्प मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन की कमी हम बताए थे किसमें होता है, तो जलोढ़ मृदा में भी होता है और इसमें भी नाइट्रोजन का कमी है। ठीक है, ठीक है आयुष कुमार, हाँ सर। आयुष कुमार, हाँ 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 सर। ठीक है। तो ये हो गया है काली मृदा। अगला जो हमारा मृदा है काली मृदा, देखिए यहाँ से क्वेश्चन यही आता है, ठीक है, कि कौन ऐसी मिट्टी है जो भीगने पर चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है, तो ये काली मृदा ही है। काली ठीक है मृदा। ना, इसमें भी नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, कार्बनिक पदार्थ का कमी होता है। ठीक है, याद रखना इस हाँ बात का। अब तीसरा जो मृदा है इसमें लाल मृदा, और ये लगभग कितना भूभाग पर पाया जाता है भारत के, बताए हैं अभी 5 लाख। ठीक है, 5 लाख पाँच वर्ग लाख किलो क्षेत्र, किलोमीटर क्षेत्र में ये पाया जाता है। तीसरा मृदा है लाल मृदा। ठीक है, रेड सोयल अंग्रेजी में कहते हैं। हल्के लाल से गहरे लाल रंग की इस मृदा का निर्माण लौह युक्त ग्रेनाइटिक चट्टानों या उनके रूपांतरित चट्टानों, नाइस, शिस्ट आदि के विखंडन से हुआ है। ठीक है, किससे हुआ है, लौह युक्त ग्रेनाइट चट्टान जो है उसी कारण, इसमें नाइस आ गया, शिस्ट आ गया, इन सब के कारण लाल मृदा का निर्माण हुआ है। भारत में लाल मृदा का विस्तार लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, मतलब अभी 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में काली मृदा भी पड़ा है और उतना ही पोर्शन जो है लाल मृदा का है, मतलब ये भी 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। मुख्य रूप से यह प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में पाया जाता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में। अब पूर्वी भाग कौन सा हो गया हमको बताइए तो, पूर्वी घाट साइड वाला भाग हो गया है ना। हाँ ठीक है, पूर्वी साइड। हाँ, मुख्य रूप से मालाबार। यह प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में मिलता है। यह एक स्थानबद्ध मृदा है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवांश की मात्रा कम रहती है। अब देखिए लाल मृदा में भी नाइट्रोजन का कमी बता रहा है। ठीक है, जबकि लोहा, एल्यूमिना, अघुलनशील पदार्थ पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। लोहा के यौगिक के कारण ही इस मृदा का रंग लाल होता है, लोहा का यौगिक पाया जाता है इसलिए मृदा का रंग लाल होता है। रंध्र युक्त होने के कारण लाल मृदा की जल धारण क्षमता कम होती है, इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, याद रखना। ठीक है, रंध्र युक्त होने के कारण लाल मृदा की जल धारण क्षमता कम होती है, अतः कृषि की दृष्टि से यह अधिक महत्वपूर्ण मृदा नहीं होती, क्योंकि जल, देखिए कृषि होने के लिए जल महत्वपूर्ण फैक्टर है। ठीक है, अगर जल ही नहीं अवशोषित करेगा मृदा तो उसमें कृषि कहाँ से होगा। ठीक है, तो इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, इसलिए इसमें कृषि कम होता है। ठीक है, लाल मृदा में जहाँ सिंचाई की सुविधा है वहाँ धान ठीक है भी हो सर। जाता है, मड़ुआ भी हो जाता है, तंबाकू, आलू, कपास, तीसी आदि की कृषि की जाती है। तमिलनाडु में लाल मृदा के क्षेत्र में सिंचाई के बल पर उत्तम कोटि की कपास व गन्ने की कृषि की जाती है। तमिलनाडु की 2/3 मृदा लाल मृदा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात आ गया कि तमिलनाडु की 2/3 मृदा, 2/3 का मतलब ये होता है अगर तीन तीन हिस्सा है तो उसमें से 2 हिस्सा सीधे लाल मृदा का है। ठीक है, तो इसकी रंध्र युक्त होता है। ठीक है, और इसी कारण जल धारण क्षमता इसकी कम होती है, याद रखना है। इसमें भी नाइट्रोजन का कमी, जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन का कमी बताए थे और काली मृदा में नाइट्रोजन का कमी हम बताए थे। अगला मृदा जो है सर। लेटराइट मृदा। सर अब हाँ, कल शुरू कीजिएगा सर, 10:30 बज गया है, घर से बुला रहे नहीं नीचे। नहीं, इस टॉपिक को नेटवर्क। खत्म करेंगे, ये थोड़ा सा रह गया है। ठीक है, तीसरा है और 3 पोर्शन है, इसको खत्म करेंगे। ठीक है, नेटवर्क सही नहीं चल रहा है सर, अब नहीं मोबाइल भी नहीं, स्विच ऑफ होने वाला है। इसको खत्म करेंगे। ठीक है, इसको खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए लेटराइट मृदा पढ़ेंगे। लेटराइट मृदा, जी। लेटेरिक, इसको लेटेरिक सॉइल कहते हैं। ठीक है, लेटेरिक सॉइल कहते हैं। लेटराइट मृदा मुख्यतः उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां भारी वर्षा होती है। ठीक है, जहां पर भारी वर्षा होगा वहां लेटराइट मृदा पाया जाएगा। यह मृदा पठारों पर उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्र में तीव्र निक्षालन क्रिया के फलस्वरूप बनती है। ठीक है,
भारत में इस मृदा का विस्तार लगभग 1.25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए इसका इसका विस्तार कम है, 1.25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही ये पाया जाता है, ठीक है। और जहां पर भारी वर्षा होती है वहीं लेटराइट मृदा पाया जाता है। यह मृदा पठारों पर उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्र में तीव्र निक्षालन क्रिया के फलस्वरूप बनती है। इस मृदा का रंग पकी हुई ईंटों की तरह लाल होता है, ठीक है, पक्का हुआ ईंट होता है उसी तरह लाल होता है ये। मतलब लाल मृदा तो लाल है ये है, और ये लेटराइट मृदा में पक्की हुई ईंटों की तरह लाल होता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। पश्चिमी घाट का तटवर्ती क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी भाग, ठीक है, राजमहल की पहाड़ी हो गई। राजमहल की पहाड़ी कहाँ है? राजस्थान में क्या? झारखंड में है ना, ठीक है। झारखंड में? अच्छा। तो राजमहल की पहाड़ी, मेघालय की पहाड़ी, ऐसे क्षेत्र हैं जहां लेटराइट मृदा का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट का तटवर्ती क्षेत्र हो गया, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी भाग हो गया, राजमहल की पहाड़ी, मेघालय की पहाड़ी, इन सब में लेटराइट मृदा पाया जाता है। दोनों लाल ही, याद रखना, ये पक्की हुई ईंट की तरह लाल है, ठीक है। जहां तहां लौह ऑक्साइड की गांठें बड़े बड़े कंकड़ों के रूप में प्रधानता से बिछी रहने के कारण यह मृदा कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना कि लौह ऑक्साइड का गांठ बन जाता है बहुत जगह और टूटता ही नहीं है। और कृषि के लिए क्या चाहिए? एकदम भुरभुरा मिट्टी चाहिए, मतलब जो है मिट्टी भुरभुरा चाहिए, उसमें कुछ उपज हम बीज डाल सकें, ठीक है। इसीलिए अनुपयुक्त है ये मृदा, क्योंकि लौह ऑक्साइड का गांठ बन जाता है। वर्षा होने पर लेटराइट मृदा चिपचिपी हो जाती है। जिस प्रकार से हम पढ़ाए थे कि काली मृदा चिपचिपी हो जाती है पानी डालने से, उसी प्रकार से ये लेटराइट मृदा भी चिपचिपी हो जाती है। लेटराइट मृदा में नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, जीवांश, चूना आदि का अभाव पाया जाता है। इस मृदा में नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है, याद रखना। लेटराइट मृदा में गोंदली आदि की खेती किया जाता है। यहाँ पर गोंदली की खेती होता है, ठीक है ना, गोंदली एक शब्द आया है, एक फसल है गोंदली, ठीक है। पांचवा जो हमारा मृदा है ये मरुस्थलीय मृदा है, ठीक है। डेजर्ट सोयल इसको कहते हैं, सीधा बात है, डेजर्ट में ही होगा। यह मृदा भारत के शुष्क व अर्ध शुष्क प्रदेशों यथा राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिला, उसके बाद जो है गुजरात का काठियावाड़ आदि क्षेत्र में ये मृदा मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। अब इसमें उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिला भी ले लिया है, याद रखना। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में भी इस प्रकार की मृदा पाई जाती है, ठीक है। तो लद्दाख में भी पाया जाता है। इस मृदा का स्थानीय नाम भूड़ है, ठीक है, भूड़ कहा जाता है इस मृदा को, ठीक है। इस मृदा में जीवांश अत्यल्प, नमी कम, नाइट्रोजन की न्यूनता और फॉस्फोरस की अधिकता होती है, ठीक है। नाइट्रोजन इसमें भी कम है मरुस्थलीय मृदा में, जीवांश तो कम होगा ही होगा, क्योंकि जीव जंतु यहाँ पर होंगे ही नहीं मरुस्थल में, तो जीव का अंश आएगा कहाँ से, ठीक है। नमी भी कम होती है, पानी होगा नहीं, नमी कम रहेगा, ठीक है। नाइट्रोजन की कमी रहेगी, फॉस्फोरस अधिक मात्रा में होता है, इतना ध्यान रखना है मरुस्थलीय मृदा में, ठीक है। सिंचाई करने पर यह मृदा उपजाऊ हो सकती है। राजस्थान का गंगानगर, जहां पर इस मृदा का विस्तार पाया जाता है, इंदिरा नहर के बन जाने के कारण कपास और खाद्यान्नों का महत्वपूर्ण उत्पादक बन गया है, ठीक है। तो उदाहरण यहाँ पर दिया है कि अगर सिंचाई कर दे ऐसी मृदा में तो ये मृदा जो है उपजाऊ बन सकती है। उदाहरण यहाँ पर दिया है कि राजस्थान का जो गंगानगर का क्षेत्र है, यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर जाती है, और जिसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है सिंचाई का व्यवस्था बढ़िया बन रहा है, खाद्यान्न हो रहा है, ठीक है। छठा और अंतिम हम मृदा पढ़ेंगे पर्वतीय मृदा, ठीक है। इसको माउंटेन सॉइल कहा जाता है। यह मृदा काफी उपजाऊ होती है, ठीक है। पर्वतीय मृदा जो है ना ये काफी उपजाऊ होती है, क्योंकि इसमें अन्य मृदा की तुलना में जीवांश की मात्रा अधिक होती है। याद रखिए जीवांश की मात्रा इसमें अभी तक हम एक ही पढ़े हैं मृदा जिसमें जीवांश की मात्रा अधिक होती है, और ये पर्वतीय मृदा है, ठीक है। जीवांश की मात्रा अधिक होती है। यह मृदा मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी भाग और हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। भारत के उत्तर पूर्वी भाग और हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। इस मृदा में पोटास, फॉस्फोरस और चूने की कमी होती है, ठीक है। पर्वतीय मृदा में
पोटास, फॉस्फोरस, चूना की कमी होती है। यह मृदा चाय की खेती के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, पर्वतीय मृदा में तो चाय ही होगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पर्वतीय मृदा के क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय फलों तथा गेहूं, जौ और मक्का की खेती की जाती है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में पर्वतीय मृदा के क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय फलों तथा गेहूं, जौ, मक्का की खेती की जाती है। तो ये हमारा जो मृदा है, ये मृदा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ लिए हैं जलोढ़ मृदा, लाल मृदा क्या होता है, काली मृदा क्या होता है, लेटराइट मृदा क्या होता है। ठीक है, उसके बाद मरुस्थलीय मृदा क्या होता है, पर्वतीय मृदा क्या होता है। ठीक है, आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो क्लास है खत्म होता है। ठीक है।